प्रश्न ही नहीं। इसका मतलब है कि ले दे करके अब कोई प्रश्न बचा नहीं, कोई प्रश्न नहीं बचा। यहां से लोग कुछ भी कर दे, जितनी भी क्लैरिटी के साथ कोई बात कर दी जाए। अरे आप कह रहे हैं कि लागू जी से हाथ मिलाए तो मेरे खिलाफ प्रचार हो, तो बीजेपी के साथ तो मेरे खिलाफ नहीं हो रहा था। तो हर राजनीतिक दौर में बातें होती है। आप कोई भी राजनीतिक लाइन लीजिएगा तो आपके विरोधी आपको आरती उतारेंगे कि आपका मिनमेट निकालेंगे, यही होता है। और उसी के आधार पर लोगों का मन बढ़ता है, बढ़ा रहता है। तो आज जिनका मन जिस प्रकार का है, यानी जो भाजपा में स्वर्ग देखते हैं, वो यही सब बात करेंगे। और जो भाजपा में देखते हैं कि सब तरह की देश में खराबियां आएंगी, देश के अंदर एक प्रकार से बिखराव आएगा, तो वैसे लोग मानकर चलते हैं कि आपस में लोगों को मिलना चाहिए और वैचारिक तौर पर लोकतंत्र अगर जीवित रहेगा तो आगे तो अनेक अवसर आएंगे, लोग चुन सकते हैं। अगर लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो लोग चुनेंगे क्या? इसी में हमारा इसलिए आज जो चुनौती है हम लोगों के सामने, और हम लोगों ने जो कुछ भी किया है सोच समझ कर किया, और जब भी कोई निर्णय लिया जाएगा उसके पक्ष में लोग होंगे, उसके खिलाफ में लोग होंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि एक राय के सब लोग होंगे। आज भी देख लीजिए ना, केंद्र में सरकार बन गई माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, लेकिन वोट का प्रतिशत तो 31% ही। मैंने 69% लोगों ने तो बीजेपी को वोट नहीं दिया, लेकिन सरकार तो भी बन गई है। तो इसलिए पक्ष और विपक्ष, आप कोई भी राजनीतिक लाइन लीजिए, पक्ष और विपक्ष में लोग बटे होते। पिछली बार हम लोग एनडीए में थे बीजेपी के साथ, तो क्या हुआ? पूरे बिहार में हम लोगों को 243 में 206 सीटें मिली, और वोट कितना आया था दोनों को मिलाकर? 39%। 61% वोट तो हम लोगों से अलग था। हम लोगों को वोट आया था 39% दोनों पार्टी को मिलाकर, और 206 सीट जीते थे। तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है कि आप कोई पॉलिटिकल लाइन पर चलें तो सभी लोग उसके पक्षधर हैं, उसके पक्ष में भी होंगे, उसके खिलाफ। हमारा अगला सवाल लोगों के दृष्टिकोण से ये महागठबंधन आवश्यक था और आवश्यक है। महागठबंधन को चलाने के लिए और महागठबंधन को बहुमत मिलने पर सरकार को चलाने में किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं, किसी भी प्रकार का मतभेद। हमारा अगला सवाल, अगर लोगों ने मुझे मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किया उम्मीदवार के रूप में, तो मुख्यमंत्री का दायित्व बहुमत मिलने पर हम निभाएं। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं होता है कि अगर कोई मुख्यमंत्री बन जाता है तो बाकी पार्टियों का जो नेतृत्व है वो घर बैठ जाता है। सब अपने अपने हक में, अपने अपने हैसियत में बड़े नेता, और बड़े नेता का जो एक सम्मान होता है वह सम्मान सदैव रहेगा। लेकिन मिलकर लोगों ने तय किया, जनता के सामने पेश किया कि अगर गठबंधन को बहुमत मिलता है तो कौन मुख्यमंत्री? तो मुलायम सिंह जी आ जाएंगे क्या वापस फिर से? अब देखिए, मुलायम सिंह जी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, इसलिए कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद जी लगे, कोई गलतफहमी पैदा हुई है तो लगे। मुलायम सिंह यादव की पार्टी के साथ जो बातचीत हुई थी, या जनता परिवार की एकता की बात, मैंने बहुत उसमें मिन्नत की, और हम चाहते थे कि एक पार्टी बन जाए, लेकिन उनकी पार्टी में भी लोगों ने कह दिया कि भाई जो कल भी रिपीट किया रामगोपाल जी ने कि हम डेथ वारंट पर दस्तखत नहीं करें, नहीं हुआ। तो गठबंधन है वो जो एक हम जिस काम में लगे थे वो एक दल बनाने के काम में लगे, वो तो हुआ नहीं। तो इसलिए आज की तारीख में वह बात नहीं है, एक दल नहीं हुआ। तो बिहार में एक गठबंधन हुआ, हम लोग को मुलायम सिंह जी की इज्जत करते हैं, और जब एक दल बनाने का निर्णय किया हम लोगों ने, तो उन्हीं को अध्यक्ष बनाया और उन्हीं को पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन बनाया, लेकिन वो शेप नहीं ले सका।
तो अब जो गठबंधन है इसके दल हैं, इनका अपना ढांचा है, अपना संगठन है, ये अपनी जगह पर है। रही बात मुलायम सिंह जी की, हम सब लोग इज्जत करते हैं, हम लोग चाहेंगे कि इस प्रकार का कोई निर्णय न लें जो अंततोगत्वा बिहार में जो होना है वो तो आगे की बात है। कुल मिलाकर के उनको भी इस बात का नुकसान है। नहीं, नुकसान आप अपनी झोली में कुछ सीटें देंगे, जैसे लालू को सीटें अरे बात कर रहे हैं। झोली में सीट देने का या न देने का ये तो प्रश्न ही कौन है, प्रश्न कौन है ये। हम लोग तो ये मान करके चल रहे थे कि मुलायम सिंह जी जब सब दल मिल जाएगा उसके अध्यक्ष होंगे, तो दो दल यहाँ है, जेडीयू और आरजेडी, तो इसके जितने लोग लड़ रहे हैं सब उन्हीं के हैं। हम लोग तो इस अंडरस्टैंडिंग पर चल रहे थे। अलग से कोई सीट की बात थी तो लालू जी ने चर्चा की थी, उन्होंने हमको भी बताया था और वो बात कर रहे थे। हमारी पार्टी की तरफ से शरण यादव जी है, अभी भी वो होपफुल है, इस तरह की बात थी, आज भी शायद बात करेंगे। जी, अगला सवाल जो न्यूज़ 24 इसे अभी हमारे लिए कुछ भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना आपने प्रधानमंत्री मोदी की नासिक नहीं और संभव नहीं। हमारा अगला सवाल ये है कि क्या बिहार चुनाव दरअसल नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की निजी रंजिश के इजहार में तब्दील हो गया? आप दोनों की इतनी तलखी, आप मुख्यमंत्री हैं, वो देश के प्रधानमंत्री, ऐसी तलखी मेरा तजुर्बा बहुत कम है, मैंने नहीं देखी। एक मौजूदा मुख्यमंत्री और एक मौजूदा प्रधानमंत्री के बीच सार्वजनिक मंच। हमारी तरफ से कोई तलखी नहीं, विदेश में शुरू, लेकिन इतना जान लीजिए अगर कुछ कहा जाएगा तो उत्तर को देना ही पड़ेगा। नेता आप ही लोग कहिएगा कि निरुत्तर कर होती है इस तरह की निरुत्तर। मैं भागलपुर के भाषण को सुनने के बाद मैं शॉक था, आई वाज शॉक्ड, आई टेल यू। भागलपुर का भाषण उनका शॉकिंग था, आई वाज शॉक्ड। हमने अपनी ड्यूटी निभाई उनके एक एक बात का उत्तर देकर, लेकिन आई वाज शॉक्ड कि देश के प्रधानमंत्री कहें फाइनेंस कमीशन का जो डिवोल्यूशन होता है उसको अगर ये कहें प्रधानमंत्री कि हम दे रहे हैं, आई वाज शॉकिंग। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, टैक्सेज का डिवोल्यूशन होता है, उसके लिए फाइनेंस कमीशन बनता है, वो तय करता है केंद्र को कितना टैक्स का पैसा रहेगा, राज्यों को कितना जाएगा, किस राज्य को कितना मिलेगा। हर 5 साल पर कमीशन बनता है, हर राज्य की वो राय लेते हैं, केंद्र की राय लेते हैं और अपनी सिफारिश करते हैं, और वो पैसा तो राज्य का है। फाइनेंस कमीशन का जो डिवोल्यूशन होता है वो पैसा राज्य का इंटरनल रिसोर्सेज माना जाता है, वो पैसा सेंटर का नहीं माना जाता। हाँ, सेंटर जो पहले से, अब तो प्लानिंग कमीशन को उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन प्लान में जो सपोर्ट देता था उसको माना जाता था सेंटर का पैसा। ये तो अपना पैसा है। वैसे ही जैसे राज्य के अंदर टैक्स वसूली की आमदनी वो फाइनेंस कमीशन के सिफारिश पर हुआ डिवोल्यूशन प्लस बोरोइंग, और अब तो FRBM एक्ट है, हम तो बिहार में पूरा पालन करते हैं। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 3% के अंदर हम लोग रहते हैं बोरोइंग में, पूरा का पूरा वित्तीय अनुशासन है हमारे यहाँ, और 3% के अंदर बोरोइंग रखते हैं। तो वो जो बोरोइंग से पैसा आता है, राज्य के अंदर टैक्स का पैसा और फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पर जो फंड का डिवोल्यूशन होता है, वो पैसा किसी भी राज्य का आंतरिक संसाधन माना जाता है। और देश के प्रधानमंत्री कहें कि हम 3,74,000 करोड़ दिया, 2,70,000 करोड़, हमारा जो निश्चय है उसको भी उन्होंने पैकेज कर दिया। भला बताइए, हम राज्य में काम करेंगे, पैकेज है। ये तो हमारा विचार है, ये हमारा रिजॉल्व है कि मौका मिलेगा, अब तक जो काम कर रहे हैं उस काम को करते हुए आगे क्या क्या करें। पॉलिटिकल शोमैनशिप कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। अभी तो आप जानिए, ये तो आप जानिए, लेकिन ये अभी गोली लग रही थी कि वर्तमान में रहते, आप पूछिए ना लोगों से। पॉलिटिकल शोमैनशिप, अरे वो पॉलिटिकल शोमैनशिप में भी फ्लॉप कर गए।
क्योंकि वहां भी अपमान कर गए। बोली नहीं लगाना चाहिए, इस तरह की बात करिएगा तो जवाब तो देना पड़ेगा। लेकिन मेरी तरफ से कोई तलखी नहीं रहती, तलखी उधर से रहती, और जब तलखी नहीं थी तो डीएनए गड़बड़ कैसे कर? अदरवाइज अहंकार का तो यही परिणाम है ना कि अपने विरोधी का डीएनए गड़बड़ाते हैं। भाई इसी को ना गाली गलौज करते हैं। सभ्य भाषा में डीएनए गड़बड़ बताना वैसा ही है जैसे गांव देहात में जिसको लोग कहते हैं गाली, भद्दी गाली। अब मैं अपने मुंह से नहीं निकाल सकता हूं कि उसको क्या लोग बोलते हैं, लेकिन इस तरह की बात करना ये शॉकिंग नहीं है तो और क्या बताइए। तो मेरी तरफ से तो कोई तलखी नहीं है, लेकिन मेरी एक ड्यूटी है, मेरा ये फर्ज है, मेरा ये दायित्व है, कर्तव्य है कि मुझे बातों को रख देना चाहिए। मैं रख देता हूं। मेरी तरफ से अगर मेरी तरफ से कोई तलखी होती तो हम मिलने जाते। साहब मुजफ्फरपुर के भाषण के बाद भी हम सी ऑफ करने गए, हमारी तरफ से तो कोई तलखी नहीं। फिर हमने रिसीव किया। भाई हमारी तरफ से कोई तलखी नहीं, लेकिन पता नहीं आप देखिए यहाँ वेटनरी कॉलेज के कैंपस में सरकारी समारोह, उसके बाद भी हम गए आईसीआर के कॉन्फ्रेंस में। आपको पता है हम इस देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर रह चुके हैं, इस नाते आईसीआर के हम आईसीआर के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। हमको तो नहीं बोलने के लिए चाह रहे, दूसरे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ा, हम बैठे रहे। हम 2-4 मिनट बोल भी लेते तो उनका कोई बिगड़ नहीं जाता, लेकिन नहीं बोलने का है तो भी तो हम मौजूद रहे। और सर मुजफ्फरपुर में जो बोल के आए डीएनए गड़बड़ कर के आए, तब भी हम एयरपोर्ट पर सी ऑफ करेंगे। मेरी तरफ से तलखी नहीं, वही जो तलखी की जो बात इसलिए कह रहे हैं सर आपसे, नमस्ते की हाथ मिलाए, अब आपके फोटो में कह देगा। मैं तलखी की बात इसलिए कर रहा हूँ नीतीश बाबू, हाथ मिलाए कि नहीं मिलाए ये स्मरण नहीं है, वो तो लेकिन वो इसलिए नीतीश बाबू क्योंकि हाथ मिलाना जो है वो एक ईगो का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। आप दोनों की जो ये लड़ाई रही है उसमें हाथ मिलाना, क्या करें, हाथ कोई सामने पड़ जाएगा तो हाथ मिलाना ही पड़ेगा। आपकी तरफ से भी इस तरीके की बातें कही गई हैं, भविष्य के लिए निश्चित रहे, हम इस सब तलखी पर नीतीश हमारे पर में ना तलखी है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं, कोई पर्सनल प्रॉब्लम ना, कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं। मेरी तरफ से सवाल ही पैदा नहीं होता है किसी भी प्रकार के पर्सनल प्रॉब्लम का। लेकिन भले ही हमारा सूबा गरीब हो, आज हम उसके नुमाइंदे हैं। बिहार के हित के लिए हम अपनी आवाज बुलंद करते हैं, और अगर कोई बिहार के अस्मिता, इसके स्वाभिमान पर कोई चोट करेगा तो हम उसका उत्तर दें। लेकिन मेरी तरफ से कुछ भी पर्सनल नहीं। हम क्यों पर्सनल रखेंगे, हमारा क्या झगड़ा है पर्सनल? अगर कोई विवाद या मतभेद होगा तो वो सैद्धांतिक हो सकता है, राजनैतिक हो सकता है, नीतिगत हो सकता है। इसके अलावा हमारा क्या लेकिन ऐसा क्या रहा, इतने सारे मुख्यमंत्री रहे हैं कि नीतीश कुमार से ही उनके ईगो इशू उठे, ऐसा क्या रहा, क्यों, क्या रहा? क्या आपको लगता है कि ऐसी कौन सी आपकी बात जो थी वो उनको पसंद नहीं आई, या उनकी ऐसी कौन सी बात थी जो आपको पसंद नहीं आई? ये अगर मिल जाए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को उनसे पूछ लीजिएगा, हालांकि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे आवाज है। नीतीश जी, सुशील कुमार मोदी जी का एक बयान आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद काम किया था, लिफ्ट को फंसे थे, सूचना मिलने के बाद अधिकारी बन गए थे, लेकिन बीजेपी की तरफ से ताबड़तोड़ बयान आया था, साजिश थी, क्या था, अनेक प्रकार के बयान। उसको उस समय के प्रेस क्लिपिंग्स देख लीजिए, और मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर फुटेज है वो भी देख लीजिए, आप खुद ही फैसला कर लीजिएगा। उनके लोगों ने, सब लोगों ने बयान दिया कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए,
और उसी आधार पर हमने उच्च स्तरीय जांच कराई। सवाल है इसमें 3 IAS पदाधिकारी हैं और 1 IPS पदाधिकारी। हर एंगल से जांच कि लिफ्ट आखिर क्यों रुका, कोई तकनीकी खराबी थी या अन्य था, और फिर इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए उपाय बताया। ये हम लोगों ने जांच की कमेटी बनाई तो और जब कमेटी बन गई तो जांच करने के लिए उनको अधिकार देना पड़ता है। तो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के अंतर्गत उनको अधिकार दिए गए ताकि अगर मान लीजिए कि कोई लिफ्ट लगाए, लिफ्ट जिस कंपनी का, हर चीज को देखना पड़ेगा ना। कोई लिफ्ट लगाए तो यह भी देखना पड़ेगा कि इस लिफ्ट को लगाया गया कैसे, इसका चयन किया गया, क्या निर्णय था इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तकनीकी पॉइंट ऑफ व्यू से वह ठीक था या नहीं ठीक था। तो इस तरह से अनेक लोगों से उनको पूछना पड़ेगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो, पॉलिटिकल इशू तो बन गया, पॉलिटिकल इशू तो बन गया। अब एक लिफ्ट फंसने आप तो पूरी पॉलिटिकल इशू बनाते हैं, उनसे पूछिएगा भाई। उन्होंने मांग किया, हमने जांच बिठा दिया, अब रो रहे हैं। अरे भाई तो वो जो करेगा, अब आपको लग रहा है मेरे चेहरे से कि हम चटकारा ले रहे हैं। चटकारा तो आप लोग ले रहे हैं। आज जो चटकारा ले रहे हैं तो उसी दिन चटकारा ले लेते। लेकिन हम तो अभी शासन में है। अगर ये डिमांड उठा है एक पार्टी का, रात मुझे भी तकलीफ हुई। अच्छा, कोई लिफ्ट में फंस जाए तो उस समय जो एक फीलिंग होती है वो कैसी फीलिंग होगी। हम लोग भी लिफ्ट में फंसे हुए एक बार, कई बार मुंबई में लिफ्ट में फंसे हुए एक बार। हम कमेटी के टूर में जा रहे थे, हम उस कमेटी के चेयरमैन थे, पार्लियामेंट्री कमेटी के। उसी लिफ्ट में बहुत लोग आ गए, लिफ्ट फंसा रह गया, 15-20 मिनट फंसा रह गया। तो उस समय जो एक फीलिंग होती है वो तो लिफ्ट में फंसने वाले को मालूम होगा। हम लिफ्ट में कई बार फंसे हुए तो हमको मालूम है। तो मुझको लगा कि भाई बड़ा गड़बड़ है, हमको क्या करें यही सोच ही रहे थे। तब तक ताबड़तोड़ उनका बयान आ गया बीजेपी का, जांच होनी चाहिए। तो जांच बिठा दिया गया। अब जांच से क्यों परेशान है भाई, आखिरकार कौन फैसला करे। कोई तकनीकी खराबी थी या कोई और बात है, या इस लिफ्ट को लगाने में, क्योंकि देखिए सवाल इसका नहीं, होटल वगैरह होटल जाए उसकी जिम्मेवारी होती है। लेकिन अगर कोई सरकारी बिल्डिंग है और उसमें लिफ्ट है, और स्टेट गेस्ट हाउस में कौन ठहरता है, स्टेट के गेस्ट होते हैं। अगर उनको इस प्रकार की कोई तकलीफ हो जाए तो जेल की हम लोगों ने सोचा, इसलिए इसको इसकी जांच बिठाई है। खुद मांग करते हैं, फिर इसको लेकर परेशान होते हैं। भाई तो कोई तो बात करनी चाहिए, किसी एक चीज पर तो स्थिर रहना चाहिए। तो जांच आज बिठा दिया, आपकी बात हम लोगों ने मान ली, आपने खुद कहा जांच, तो जांच करा दी तो इसमें क्या बुराई है। अब आप तरह तरह की बात करिएगा, आप सबको कुछ कह दीजिएगा, भाई आप सबको कुछ बोल देते हैं, अच्छी बात थोड़ी है। अफसर के बारे में आपसे सवाल, अफसर के बारे में कुछ बोलना, आज जो पद धारक होता है ये काम क्या है, ये जो प्रोटोकॉल है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का हिस्सा होता है हमारे, तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अध्यक्ष वो सीनियर मोस्ट है। फिर बिल्डिंग कौन बनाता है, बिल्डिंग डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी उसके मेंबर है। फिर बिजली का भी इससे संबंध है, इसलिए बिजली विभाग के, ऊर्जा विभाग के सेक्रेटरी उसके मेंबर है। और इसमें अगर इन लोगों ने कहा था साजिश, तो कोई अगर पुलिस एंगल है तो इसलिए एडीजी मुख्यालय को उसका मेंबर बनाएंगे। अब ये सब मिलके जांच करेंगे, एक एक पहलू की जांच करेंगे और अपनी रिपोर्ट देंगे, किस घटना में क्या हुआ, और आगे इस तरह के घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो इसका वो सुझाव देंगे। उसके आधार पर जितने हमारे सरकारी एस्टेब्लिशमेंट में लिफ्ट हैं उसको दुरुस्त किया जाएगा। सर ज्यादा अहंकारी कौन है, नीतीश कुमार या पटेल? भाई याचक नहीं अहंकारी होता है, याचक अहंकारी होता है। आप याचक की भाई हमको पहले याचक है, हमको तो याचक कहेगा प्रधानमंत्री, तो दोनों बात कैसे हो सकता है।
भाई प्रधानमंत्री जी ने मुझको याचक भी कहा, तो याचक कहीं अहंकारी होता है? भीख मांगने वाला अहंकारी होता है? जरा बताइए। तो हमको तो याचक कहा उन्होंने, तो हम फिर अहंकारी कैसे हो सकते हैं? अहंकार मेरे डीएनए में नहीं। एक और चीज नीतीश बाबू आपके बारे में और नरेंद्र मोदी स्वाभिमान हो सकता है, स्वाभिमान हो सकता है। ये आप बार बार अपने पूरा प्रचार जो है वो स्वाभिमान और इस तरीके की बातों पर लेके आए। नहीं बुरी चीज नहीं, स्वाभिमान नहीं है। बिल्कुल नहीं, सही बात है, स्वाभिमान पर आप आए। लेकिन आप जो है आपने एग्जैक्टली नरेंद्र मोदी को कॉपी तो कर रहे हैं, इसको तो कोई नहीं डिनाई कर सकता है कि नीतीश कुमार का पूरा जो इस बार का प्रचार है वो नरेंद्र मोदी के प्रचार को कॉपी किया। आपने सबसे पहले तो प्रशांत किशोर को लिया, जो कल तक नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार कर रहे थे। बिहारी है, पर ये तो एमएनसी वाला चक्कर हो गया, चल रहा है, बिहार चला है। और अब वो एक्टिविस्ट है, एक विचारक नहीं है, से हटाकर अपनी पार्टी में ले आए। ये तो वो कंपनी कॉर्पोरेट वॉर्स होते हैं ना कि एक बड़ा एड गुरु है, वो एक तथाकथित एमएनसी के लिए बनाता था। एक्टिविस्ट है, जैसे यहीं बैठे वो घनश्याम तिवारी, आप लोग कम जानते हैं, यही आप लोगों को बता देंगे। हम ब्लॉग पर भी थे, सोशल मीडिया पर भी थे, हार्वर्ड से पढ़ के आए, ये भी हम लोगों के पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, एक्टिविस्ट के रूप में। जो आपके लिए प्रधान है वो एक्टिविस्ट हो गया। हमको करेंगे कुछ, मैं पूछ अच्छा बताइए, चर्चा हम छिड़ेंगे, आप छिड़ेंगे? तो आपको लोग कहना है किसी को कॉर्पोरेट है, हमको जो जानेंगे वही कहेंगे। किशोर एक्टिविस्ट है, मान लीजिए कि वो हमारे लिए प्रचार कर रहे हैं, वो एड गुरु है, वो हमारे लिए तमाम स्ट्रैटेजीज डेवलप कर रहे हैं, मान लीजिए ना। हम क्या के लिए माने? हम तो वही मानेंगे जो मेरे लिए कोई है। वो एक्टिविस्ट नहीं, विभीषण की भूमिका में है क्या? उनके कैंपेन की हवा निकालने के लिए आपने अपने केंद्र में किया। अरे ये अब इसका मतलब है कि कहीं कुछ बचा है। अच्छा ये बताइए तो क्या साथ छोड़ दिया? आप जरा बताइए, अभी पूछ रहे थे सवाल, अभी तो सवाल पूछ रहे थे अहंकार पर। ये तो सोचिए, एक बिहारी को अगर कुछ लगा होगा तो उसने उनके मन में कोई बात आई होगी। संजीव पूछना चाह रहे थे। नीतीश जी, डीएनए वाले रिमार्क पर बहुत बहस है, लेकिन डीएनए वाला रिमार्क जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया गया था, उसकी एक पृष्ठभूमि, एक संदर्भ है, और वो संदर्भ ये था कि आपने थाली हमारे आगे से खींच लिया, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 था, सांकेतिक तौर पर थाली आपने एक महादलित के आगे से भी खींच लिया, उसे मुख्यमंत्री बनाया और उसके बाद खुद मुख्यमंत्री बन गए। ये ऐसे दो सवाल हैं जिसको आप अभी तक एड्रेस नहीं किए हैं। डीएनए रिमार्क को तो आप बार बार एड्रेस करते हैं। एक काहे का एड्रेस करें? जो घटना ही नहीं घटी उसको एड्रेस क्यों करें? ये तो दुष्प्रचार न है, ये दुष्प्रचार है। वोट वही लोग कैंसिल किए, जेडीयू का तो सब खर्चा हो गया और वो 1 मिनट के लिए मान लिया गया आपकी बात। 2010 का चुनाव काहे लड़े थे मेरे लीडरशिप में? आपको अगर इतनी पीड़ा हुई, इतनी तकलीफ हुई, तो 2010 की घटना है जून की, तो 2010 के अक्टूबर नवंबर का चुनाव जेडीयू के साथ और मेरे लीडरशिप में क्यों लड़े? और जब लड़े तो फिर उस प्रश्न को आज क्यों छेड़ रहे? जिस प्रश्न को 2014 के लोकसभा के चुनाव में भी छेड़ चुके हैं, अब फिर 2015 में छेड़ रहे। मतलब आपके पास तो कोई मुद्दा है नहीं। व्यक्तिगत कैरेक्टर एसेसिनेशन छोड़ करके आपके पास कोई मुद्दा नहीं। और रही बात जो उनको इतनी पीड़ा थी, जब पार्टी को ये लग गया कि आदमी को बनाने के बाद ये पूरे तौर पर भाजपा के लाइन पर चले गए, तो उस पार्टी को अधिकार नहीं बनता है। बीजेपी ने कितना बार अपना लीडर बनता है? माननीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे क्या चुनाव से? सबसे पहले केशुभाई पटेल को हटा कर बने थे।
तो इसको क्या कहिएगा? इसको क्या कहिएगा? ये तो हर एक पार्टी में अंदरूनी तौर पर चलता रहता है। उमा भारती को हटा करके बनाए बाबूलाल गौड़ को, बाबूलाल गौड़ को हटा करके बने शिवराज चौहान, उत्तर प्रदेश में गुप्ता जी थे, उनको हटा के बने राजनाथ सिंह जी। ये कौन सी नई बात है? पार्टी किसी को बनाती है, उसको हटा भी सकती है, लेकिन एक व्यक्ति विशेष को हटाने का इतना बड़ा मुद्दा, तो पहले एक्सप्लेन करिए कि केशुभाई पटेल को हटा के क्यों बने। और पार्टी ने हटाने का फैसला इसलिए लिया, जो आज दुनिया के सामने जाहिर हो गए कि बीजेपी के साथ मिल करके वो पार्टी की कब्र खोद रहे थे, तो लोगों ने फैसला ले लिया, हटा दिया। ऐसी कौन सी बात है? बड़ा उनको मोह हो गया। हमने तो बनाया नहीं था उनकी जात के आधार पर, हमने तो अपने कलीग को बनाया था, लेकिन जात वो इन्वोक कर रहे हैं। तो अगर वो जात इन्वोक कर रहे हैं, आप अपमान हो गया, तो उनको काहे नहीं लीडर घोषित कर देते? जो एक वो कहा जाता है, हम लोगों का कहावत है, ठेहुना से लोर बहाना, आंसू बाहर आएंगे। आंख से आंसू नहीं बाहर, ये घुटने से आंसू बाहर। आप बताएं, बना देते उनको लीडर, तो मैं मान लेता कि भाई आपको बड़ी पीड़ा थी, बना दी, बनाए भी नहीं है आप पर कर। अच्छा एक बात मान लीजिए, इसका मतलब है कि अगर कोई आपकी नजर में गलत काम करेगा, उसको गाली दीजिएगा ना? तब गाली दीजिएगा ना? सभ्य समाज में ये मान लीजिएगा ना कि गाली देना ठीक है। बैकग्राउंड कुछ भी रहे, डीएनए गड़बड़ है, ये गाली, तो डीएनए गड़बड़ गाली देना देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए, छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए बिहार की बात, हमको व्यक्ति के रूप में गाली देना ठीक है? भाई जो लोग डिफेंड कर रहे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं, इसका मतलब आपको अगर किसी से नाराजगी होगी तो आप गाली दीजिएगा, ताज गाली दीजिएगा, कल उसकी जान लीजिएगा। फासिज्म कहते हैं किसको? फासिज्म और किसको कहते हैं? अच्छा, हम मांझी के बात आप जिससे असहमत हैं उसको गाली दीजिएगा और उसके अगले कदम में उसका सफाया करिए। अच्छा, मांझी के जाने से ये और फासिज्म कहते किसको है? नीतीश जी, सवाल ये कि मांझी के जाने से नीतीश कुमार को कितना बड़ा धक्का लगा? कोई धक्का नहीं लगा। वो धक्का ये लगा है कि अभी हमको हर बार अपनी गलती माननी पड़ती। धक्का उनके जाने से नहीं लगा, धक्का इसमें लगा है कि कोई भी हमको पार्टी में या किसी इलाके में जाते हैं तो ये मजाक कर देता है हमसे कि भाई आप किए क्या? मैंने मेरा निर्णय बनाने का गलत है, ये एक आदमी मानता है। लेकिन आपने पूरा महादलित वाला पूरा वो पैराग्राफ किया था, आपने किया था, उसपे आपने मांझी को वहां पर चीफ मिनिस्टर बनाया। आप मांझी के जाने से नीतीश कुमार एकदम वोट बैंक आप लोगों के महागठबंधन से निकला। बिल्कुल डिसएग्री कर रहे हैं। हमने तो अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। मेरा एक फुटेज दिखा दीजिए कि मैंने बनाया तो कभी कहा कि हमने एक महादलित को बनाया, आप एक दिखा तब हम आपको मान लेंगे। हमने कभी कहा ही नहीं है, हमने एक अपने कलीग को बनाया। आप कहते ये तो दूसरे लोग बोल रहे थे, बीजेपी वाले आज बड़े आपको कह रहे ये बीजेपी के लोग मांझी को ही क्यों बनाया? अंदाजे नीतीश है कि कहते नहीं है, इशारा पर कर देते। लेकिन नीतीश जी आपको बता दें कि उनके बारे में उनके मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भाजपा के तमाम नेताओं ने क्या क्या कहा। हमने एक दिन विधानसभा में डिबेट में इस बात का उल्लेख करके उनके भाषण को कोट अनकोट सुना दिया। आपके पास इतना वक्त नहीं, लेकिन जिस तरह की बात करते थे, और यहाँ तक कह दिया कि इनके रहते बिहार में खरमास खत्म ही नहीं होगा। आज उनके बने हुए हैं,
असल बात है कि वो हाथ में खिलौना बन गया, तो अपना जो बने ये उन लोगों का फैसला है। लेकिन वोट का परसेंटेज आपसे किसका? अरे काहे का वोट का परसेंटेज, काम कोई और करेगा, ये आप जाकर के पूछिए। महादलित वोट जो आपने क्रिएट किया था वो किसका आपसे? आज जो इतना बारी शब्द का प्रयोग करके क्वाई नहीं किया हुआ मेरा, वही तो मैं पूछ रही हूँ, कोई क्या आप और ले उड़ा हम तो नीचे? परेशान है ही नहीं, हमको अपने काम पर भरोसा है। महादलित जो का जो उसके लिए वोट बैंक नीतीश असल यही कुमार है, ने तैयार किया था वो आपसे निकल गया। ये कास्टिस्ट माइंडसेट है। क्रिएट करें आप और कास्टिस्ट माइंडसेट हो। माइंडसेट हम कर कास्टिस्ट माइंडसेट है। हमने काम किया समाज के उत्थान के लिए, तो हमको लोग हमारे काम से जानेंगे, और आप सीधे जात पर ले आ रहे हैं। आप नहीं ला रहे, आपको वही प्रश्न पूछ रही है जो चारों तरफ से आपको रिसर्च में आया, आपको एक मौका दे रही है, उसको हमको याद तो नहीं कर रहे। लेकिन और जब आपको बोल रहे आपको हम कैसे करें? एग्जैक्टली मैं तो ये पूछ रही हूँ कि महादलित वोट बैंक नीतीश कुमार ने तैयार किया और बीजेपी उस वोट बैंक को ले उड़ी। ऐसा इसको वोट बैंक के नजरिए से मत देखिए, और बीजेपी तो अभी उगालते में जी रही है, तो जीने दीजिए। आपकी अभी पॉलिटिक्स एक ऐसा दौर है, लाइन है मंडल पार्ट 2 और कह रहे वोट बैंक की स्थिति मंडल पार्ट 2 कहना बहुत गलत है, ओबीसी प्राइम मिनिस्टर कहना बहुत अच्छा है। ओबीसी प्राइम मिनिस्टर कहना विकास का एजेंडा है, मंडल पार्ट 2 कहना जिसमें मंडल कमीशन की सिफारिश के आधार पर जिन वर्गों को विशेष अवसर देने की सिफारिश की गई वो जातिवाद। लेकिन अगर ओबीसी प्राइम मिनिस्टर कहना विकास का एक बड़ा ही विजनरी एजेंडा है, और मंडल कहना जातिवाद। तो अगर आप ओबीसी प्राइम मिनिस्टर को अगर आप महादलित के विकास के लिए काम करना, मंडल पार्ट 2 को भी कंडेम करते हैं? क्यों? सीधा सवाल बताइए, अगर आप ओबीसी प्राइम मिनिस्टर के मुद्दे पर आप क्वेश्चन उठा रहे हैं तो आप मंडल पार्ट 2 को भी कंडेम करते हैं? सबकी अपनी अहमियत है, कोई कंडेम हम क्यों करेंगे, हम किस बात के लिए कंडेम करेंगे? सबका अपना अपना अंदाजे बयां होता है, मैं अपनी बात स्वयं रखता हूं और समाज के हर वर्ग को एड्रेस करता हूं, हर वर्ग के इशू को एड्रेस करता हूं। अगर हमने दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के लिए काम किया, तो सामान्य वर्ग के भी जो गरीब परिवार के लोग हैं, 1.5 लाख की आमदनी के सीमा में आने वाले परिवार के लोग हैं, उनके लिए भी हमने वो सारी सुविधाएं दी। हार्दिक पटेल की मांग जायज है सर, हार्दिक पटेल की मांग जायज है। हम बहुत नहीं, उसको बिहार बुलाएंगे, आप अरविंद केजरीवाल के पास जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को आप लोग क्या समझते? आप बार बार जो हमको कह दिए कि नकल किए, ये सोशल मीडिया का प्रयोग सबसे पहले देश में किसने किया? अन्ना साहब के मूवमेंट से, और अरविंद केजरीवाल ने किया। तो आप तो कह रहे हैं भाजपाइयों की उनका नकल किया। आपको इतना तरीके क्यों कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल ने अपने मेहनत करने की क्षमता को प्रदर्शित करके दिखा दिया, प्रदर्शित किया। 3% दिया, 67 सीट जीते, 70 सीट है, 70,000 आरएसएस के देश भर के कार्डर लगे हुए थे, एक कंस्टिट्यूंसी में 1000, चलिए कुछ नहीं। तो आप उस आदमी को इतना हल्का बता रहे हैं? वहां सरकार बनी है, सुन लीजिए, अगर पूछ लिए हैं तो हम कह रहे हैं, हर चीज का अपना एक आधार और कारण होता है। आज हम दिल्ली की सरकार को समर्थन इसलिए करते हैं कि जब दिल्ली के लोगों ने चुना है तो उसको काम करने का मौका देना चाहिए, उसको रोज डिस्टर्ब करते हैं। वो भ्रष्टाचारियों को पकड़ता है, आप उसको पकड़ने नहीं देते। उन्होंने मांगा हमसे कि पुलिस ऑफिसर सबको दीजिए, हमने कहा दे देते हैं, जो मांगा हमने दे दिया। भाई कोई आदमी अगर काम करना चाहता है उसको काम करने में रुकावट डालिएगा। तो दिल्ली की सरकार है और केजरीवाल जी ने अपने ढंग से काम किया है, तो आप इतना हल्के में मत लीजिए। अच्छा तो ये बता दें कि उनसे क्या पूरे देश में हमको कोई बता देना कि ये लोग जानते थे क्या, ये भाजपा के लोग
सबसे पहले अन्ना साहब के मूवमेंट में SMS और इन तमाम मीडियम का इस्तेमाल किया गया। कितने देर में 5000 लोग इकट्ठा होते थे वहां दिल्ली में? भूलिए मत, कल की बात है। इतना ज्यादा आभा मंडल में मत फंस जाइए। नहीं, हम तो ये पूछ रहे हैं भाई देश के लिए बड़ा दुखद होता है, आप किसी को कुछ देर के लिए मान लेते हैं, उसको ऐसा उसका आभा मंडल बना देते हैं कि बाद में फिर भुगतते हैं। अच्छा, चलिए एक सवाल का तो सही जवाब दे दीजिए नीतीश कुमार आप तो गलत जवाब दिए। कि अरविंद केजरीवाल से नीतीश कुमार क्या गुण सीखने गए थे? क्या सीखने गए थे? क्या गुण अरविंद केजरीवाल ने आपको बताया? बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको इस देश का सबसे बड़ा बुर्बक मैं हम जहां जा रहे हैं सीखने जा रहे हैं। आप भी कुछ सिखा दीजिए, सीख के चले जाएंगे। अरे हम सीखते हैं लोगों से सीखते हैं, अपने काम के अनुभव से सीखते हैं। और बाकी जो लोग भी काम करते हैं मैं उनकी इज्जत करता हूं, उनको मैं प्रतिष्ठा देता हूं। और आप उसको सबको आप गुरु बना दीजिए। हमारा गुरु ठीक है, आप सबको बना रहे हैं तो अच्छी बात है ना। अहंकार से रिश्ता इसका नहीं है, इसका रिश्ता आपको कहें स्वाभिमान, आप अपमानित करने का सवाल करती है। ये सीधे सीधी अपमानित करने वाली बात है। जो व्यक्ति अपने छात्र जीवन से काम कर रहा हो उसको हर बात में किसी का सीख, अरे हम 6 बार MP रहे ना, हमको किसी का बता देते हैं कि उनसे फलाना चीज सीख लिया। कुछ हमारे भी बैकग्राउंड का ख्याल किया करिए। इतना जल्दी इतना ज्यादा जब बात करते हैं तो सामने वाले का बैकग्राउंड समझते आपके भी बता रहे, हम सीखते हैं लोगों से। आप एक बात और एक नहीं, प्रतिदिन सीखते हैं। यहाँ पर बैठे हुए लोगों से आपसे सीखेंगे। आप बिहार को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली गए कि दिल्ली में बहुत सारे बिहार के लोग हैं और अरविंद केजरीवाल को इसीलिए सपोर्ट दे रहे हैं। आपको क्या परेशानी? अगर बिहारी सम्मान समारोह दिल्ली की सरकार ने आयोजित किया और उसमें मुझको बुलाया तो हम गए, हमने उनको बताया, बुलाया, सिटीजन्स एम्पावरमेंट थ्रू एफिशिएंट पब्लिक डिलीवरी सिस्टम, कुशल लोक सेवाओं के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर कार्यक्रम आयोजित था। 4 साल हो गया हमारा राइट टू पब्लिक सर्विस सब सीखा। महिला को 50% आरक्षण हम यहाँ दिए, आज जो लागू किया उसको ही तो कहे नहीं कि आपसे सीखा। हम ही को धरती पर सबसे सिखा दे रहे हैं। कितनी नीतीश बाबू हम तो सीखते गए क्या? लोगों से पूछेंगे ना, उनसे पूछेंगे। हम तो पूछ रहे हैं कि आप उनसे क्या सीखने गए? आप सुनते अरे जो परिश्रम किया है यंग आदमी ने, उस आदमी ने जो परिश्रम किया है, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बताई, सारी चीजें हम अरे इस उम्र में क्या सीखेंगे? अब हमारी उम्र बची है ये बैठ करके कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी सीखें। नहीं, हमारे पास जानकारी है। ये सवाल इतने दिनों से जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी हमारी रही है उसी के बदौलत हम यहाँ तक हैं। नहीं सर, इसीलिए ये सवाल पूछ रहे हैं हमारा आपसे। तो लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन है हाँ। वो आज का नहीं है, छात्र जीवन से। अब वो तो हो गया 40-45 साल, तो 45 साल से जो हमारी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है उसको अब आज क्या बदलेंगे? नहीं, इसीलिए सर लेकिन सवाल इतना पूछ तय रहे हैं। है कि आज के बदलते दौर में हाँ। जिन लोगों ने अपने बलबूते पर टीम खड़ी करके और अपनी रणनीति बनाकर शानदार उपलब्धि हासिल की है, वैसे लोगों की मैं इज्जत करता हूं और इज्जत करता रहूंगा। मैं सबकी इज्जत करता हूं, मैं तो मोदी जी की भी इज्जत करता हूं, कोई मामूली बात नहीं। फाइनेंस कमीशन के ग्रांट को अपना पैसा समझने वाले व्यक्ति सर्वोच्च पद पर पहुंच गए, कोई मामूली स्ट्रेटजी होगी? ये साधारण बात है। तो जो आदमी इतनी उपलब्धियों को हासिल करे उसकी इज्जत न करें, हम तो इज्जत करेंगे।
मैं इसीलिए ये आपके अंदाज की है सर। अच्छा, मेरा वॉइस अभी भिजवा दीजिए टेस्ट के लिए। हम अपना बाल नाखून दोनों काट देते हैं, चाहिए तो ब्लड ले लीजिए, डीएनए करा लीजिए, कोई तलखी नहीं, माफ कीजिएगा, तलखी मुझमें नहीं होती। मैं इतना जरूर जो मुझे समझ में आता है उसको बोलेंगे। और देखिए, हम छेड़ते नहीं है किसी, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे। मैंने नहीं छेड़ा है, मोदी जी ने मैंने नहीं छेड़ा है, सोया हुआ हम बार बार कह रहे हैं मैंने नहीं छेड़ा है, लेकिन अगर कोई छेड़े तो भाई हम नहीं छोड़ेंगे, हम भी बात का जवाब देंगे। इसीलिए आप मत समझिए कि बिहार का भुच्चड़ है, ये क्या जवाब देगा, इस गलतफहमी का शिकार मत होइएगा। जी नीतीश बाबू, बिहारी देखने में सिंपल लगता है, लेकिन ये आर्यभट्ट की धरती है, हिसाब किताब बड़ा पक्का रहता है। ये जो आपका अंदाज है ना सर, ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है, अभी केजरीवाल की जो बात कर रहे हैं, आपका एक बड़ा सदा हुआ सौम्य टीवी जर्नलिज्म था नहीं, नाम मात्र कर, और सबसे पहला हमसे बाइट यही है जीवन, टीवी बाइट। तब जबकि वीपी सिंह जी की सरकार गिर गई थी, उस समय इन्होंने मुझसे बाइट लिया था। बड़ा पुराना संबंध है, कहीं बिहारी वाला संबंध नहीं, व्यक्तिगत रूप से भी बहुत पुराना, और बहुत ही हम लोगों का एक कह सकते हैं कि पूरे परिवार का राजनीति में तो लोग खिलाफ होते ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रवि जी कुछ भी कहे, रविशंकर जी जहाँ है करेंगे ही, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत पुराना रिश्ता है, तो उसी समय से पूछ लीजिएगा। लोकसभा के डिबेट्स को देख लीजिएगा, 10 में वन लाइन पंच कोई खास बात नहीं है। हम 10वीं लोकसभा में इसी के लिए जाने जाते थे। ये सामने बैठे हैं सुकेश रंजन, पूछ लीजिए, बहुत लोग हैं पुराने दौर के, अनिल जी बैठे हुए, इसलिए वो बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल से कोई राजनीतिक बात हमारी नहीं हुई, या वो भी नहीं सकती। अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति की धारा, चिंतन धारा अलग है, जो परंपरागत राजनीतिक दल से अलग अपनी धारा है। मैं सम्मान करता हूँ, इसलिए जो हम लोगों की मुलाकात होती है वो विशुद्ध तौर पर इशूज पर, जो हमने बताया उसको बुरा लगता है, जिससे हम दिल्ली के पूर्ण राज्य के हिमायती, या वे भी बिहार के विशेष राज्य के दर्जा की हिमायती, तो इन बातों पर सहमति बनती। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कही जा रही है, फेडरल ढांचा, तो इसके बारे में सहमति हो। अभी लैंड बिल, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी को वापस लेना पड़ा, सारा देश कह रहा था वापस लो, जिद पर अड़े थे, तो लैंड बिल, इन सब इशूज की बात है। रही बात राजनीतिक अलायंस, चुनाव कैसे लड़ा जाए, कैसे सीखा जाए, मतलब नहीं है उनके। अब मीडिया में कुछ खबरें आती हैं, इसका असर उनकी पार्टी पर भी हो जाता है। अब उनकी पार्टी के लोग भी बेकार परेशान होते हैं, क्या संभव है बताइए। हम लोगों के अलायंस में कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के साथ कैसे चल सकती है, अरविंद केजरीवाल जी कैसे कांग्रेस के साथ चल सकते हैं। हम लोग भी एक परंपरागत ढंग से राजनीतिक दल में हैं, उनका एक नए ढंग से उनका काम करने का नजरिया। इसलिए पॉलिटिकल सिचुएशन में चुनाव के मद्देनजर कोई बात ही नहीं है, और जब बात ही नहीं है तो चुनाव का कुछ क्या, अब सब चीजें सब जगह इफेक्टिव नहीं होती। मान लिया जाए जो चीज दिल्ली में इफेक्टिव थी वो बिहार में होगा, बिहार में तो आप जानते हैं अलग चीज है। बिहार में इतने दिनों से लोग जान रहे हैं, अब नए परिचय की जरूरत होगी है। लोगों को अगर मेरा काम पसंद होगा, लोग चाहेंगे कि हमारी सेवा जारी रखें, तो हमको जिताएंगे। तो नीतीश और नहीं जिताएंगे तो मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने तो काम कर दिया, हम कभी अफसोस नीतीश नहीं 1.0 रहेगा, नीतीश 2.0 नहीं होगा, अपग्रेड नहीं होगा। क्या नहीं समझ नीतीश 1.0 ही